Hello students, how are you? I hope you are very well, good and safe at your home. So let's start our second class of लाख की चूड़ियाँ। हमने देखा था कि लेखक जो हैं वो अपने बदलू काका से मिलने के लिए उनके घर तक गए हैं। हम आगे का पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। अब मैं कौन कह रहा है? मैं शब्द यूज हो रहा है लेखक के लिए, अपने लिए। और उसके घर अर्थात किसके घर? बदलू के घर। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। हमने पहले जब पढ़ा था पाठ तो हमने देखा था कि बदलू के घर के पास में या घर में क्या था, एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और वहाँ उसी के नीचे उसकी जो वो भट्टी थी, है ना, और एक खाट थी जहाँ वो लाख की चूड़ियों का काम किया करता था। तो वहीं पर खाट पर बदलू लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने बदलू काका को नमस्ते किया। नमस्ते भैया। अब नमस्ते भैया क्यों हो गया लल्ला से? क्योंकि लेखक जो है बड़े हो गए हैं। 7-8 साल के बाद जो है लेखक बदलू से मिलने आए हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सहसा उसे अचानक पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, अर्थात काका तो कौन हुए? बदलू। मैं हूँ जनार्दन। अब जनार्दन कौन है? लेखक जो है वो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं जनार्दन हूँ। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। परिचय कैसे याद आता है जल्दी? जब कोई परिचय का कोई विशेष, हम कहते हैं ना कि पहचान दी जाती है, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उस तरह से। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं आपसे गोलियां बनवा के ले जाता था लाख की। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर, अर्थात याददाश्त। स्मृति का मतलब होता है याद और पटल का अर्थ होता है एक तरह से पर्दा। तो अपने यादों के पर्दों पर जो है अतीत अर्थात भूतकाल के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। अब बदलू ने लेखक को पहचान लिया है और लेखक को जो बचपन के नाम से, लल्ला के नाम से बदलू ने पुकारा है और क्या कहा है? बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई खाट को ही कहते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और न ही भट्टी जिसमें लाख पिघलाता था बदलू, और मचिया जो छोटी खाट को मचिया कहते हैं जिस पर बैठकर लाख की चूड़ियों का काम करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। बेटा, अब तो फिर भी लाख का कई सारा काम मशीनों से होने लगा है, पर जो हम डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट के पीछे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे प्रगति प्रोग्रेस तो खोजते हैं, पर आज भी ये बहुत बड़ी विडंबना होती है कि जब हम समय के अनुसार कुछ चीज़ें जब नहीं बदलती हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के पीछे जो हाथ से काम करने वाले, या हम जिन्हें कह सकते हैं कि जो कलाकार थे, उन कलाकारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिन कलाकारों की कला का बहुत बड़ा कद्र होता था वो कलाकार भूखे मरने को तक मजबूर हो गए थे। तो वही जो व्यंग्य है, वही जो विडंबना है, वही जो दुख है, वो हमें बदलू के बोले गए वाक्यों से महसूस होते हैं। बदलू कह रहा है कि लाख में कहाँ संभव, अर्थात कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है वो लाख में तो नहीं है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहूँ कि आपको लग रहा होगा कि लाख की चूड़ियाँ भी तो इतनी सुंदर सुंदर है, क्योंकि आप जो लाख की चूड़ियाँ देख रहे हो वो आज के युग की देख रहे हो, जो मशीन से भी बनी हुई होती है और उनमें कई सारा मॉडिफिकेशन हो गया है ना। पर पहले लाख की चूड़ियाँ जनरली प्लेन बनती थी और उसके अंदर स्टोन्स भी जो लगाए जाते थे
वो भी आज के जितनी डिज़ाइन वाले नहीं, क्योंकि उस समय हाथों से काम होता था और मशीनों का जो बारीकी है वो हाथों से थोड़ा कम आना संभव था। और अगर आता बहुत अच्छा कलाकार अगर उतनी बारीकियाँ, उतनी सुंदरता अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों में ले आता था तो वो मशीनों जितनी रैपिडली नहीं बन पाती, और इसलिए उनके मोल हाथ से बनाई हुई चीज़ों के महंगे होते थे। पहले हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल आदमी खरीदता था। अब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें कौन खरीदता है? जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं। पेंटिंग वेंटिंग अपने खरीदने की तो बस की बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली उनके प्रिंट्स लेते हैं, है ना, मशीनों से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, जो मशीनों में खर्च कम आता है, समय कम लगता है, इस वजह से इन चीज़ों के थोड़े से भाव कम हो जाते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। हम जानते हैं लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूटती हैं, पर ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि लेखक ने आज ही अनुभव किया है कि जब इनके मामा की लड़की गिर गई थी तो इसके हाथ की चूड़ी टूट गई थी और हाथ में चुभ भी गई थी, और इसलिए लेखक ने दोनों बातें कही कि जल्दी टूट जाता है और दूसरी बात कही बड़ा खतरनाक होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बदलू की जो शारीरिक अवस्था है वो थोड़ी बुरी हो गई है, रूप से, आर्थिक रूप से के कारण, है ना, वयोवृद्ध होने के कारण। इस तरह से मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। ऑब्वियसली अवस्था के साथ साथ हमारा शरीर क्या होता है, ढलता जाता है। पहले जितनी स्फूर्ति नहीं होती है, पहले जितनी ऊर्जा हमारे अंदर नहीं होती है। उसके हाथों पर और माथे पर उसकी नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। अब लेखक के न जाने कौन सी बात से बदलू को भी ये महसूस हो गया कि लेखक क्या सोच रहा है। लेखक सोच रहा है कि उसे दमा है। देखो, लेखक ने यहाँ कहा है कि मुझे लगा उसे दमा है, और यहाँ जो है वो बदलू ने कह दिया है कि दमा नहीं है मुझे। अर्थात बदलू को पता चल गया लेखक की किसी भी बॉडी लैंग्वेज से कि लेखक ये सोच रहे हैं कि उसे दमा है। फसली खांसी है, महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी का अर्थ क्या हुआ? जहाँ कफ नहीं बनता है पर बहुत तेज खांसी एक बार स्टार्ट होने के बाद जनरली जल्दी बंद नहीं होती है, उसे फसली खांसी कहते हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का अर्थ होता है दुख। व्यथा का अर्थ क्या है? व्यथा का अर्थ है दुख। और लेखक को भी यहाँ पर लग रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अभी हमने बात करी कितने हाथ काट दिए का मतलब न जाने कितने कलाकारों का रोजगार जो है मशीनी युग ने छीन लिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बदलू के पास भी कुछ विशेष बोलने के लिए नहीं था, लेखक के पास भी नहीं था, तो लेखक ने पहल करी और लेखक ने पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब लेखक को कोई विशेष रेस्पॉन्स इस बात का नहीं मिला तो फिर से आम की फसल कैसी है, ये लेखक ने विषय बदलते हुए पूछा। अर्थात जब लाख के बारे में कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया बदलू से, तो लेखक ने आम के बारे में पूछा। जैसे लेखक जब छोटे थे तो बदलू के यहाँ से आम भी खा के जाया करते थे। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कह लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। मुखातिब होने का अर्थ उनकी तरफ देखते हुए, लेखक की तरफ देखते हुए बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको।
अब लेखक बदलू को भी बचपन की याद आई और याद आया कि लेखक किस तरह से उसके यहाँ आम खाकर जाया करता था। इसलिए बदलू ने लेखक से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अरे मैं तो आपको आम खिलाना भूल ही गया। जब लेखक ने कहा कि नहीं नहीं मैंने बहुत आम खाए हैं, तो बदलू के स्नेह ने जवाब दिया कि पर फिर भी मैं आम खाए बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और अपनी पुत्री को आम लाने के लिए कहा। अब लेखक चुप हो गए। लेखक बताते हैं कि आगे मुझे वो दिन याद आ गए जब बदलू मेरे लिए मलाई भी बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? तो इससे लेखक को फिर गाय की याद आई और पूछा गाय अच्छी है? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब देखिए इस वाक्य से फिर से बदलू का बहुत गहरा दुख हमें यहाँ महसूस होता है। कहाँ से खिलाते का अर्थ, अब बदलू की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि अब जो है गाय को पालना बदलू के बस की बात नहीं थी। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया, डलिया का अर्थ क्या होता है? डलिया का अर्थ होता है बास्केट। हिंदी में भी वर्ड प्रयुक्त होता है, वैसे बास्केट वर्ड इंग्लिश है, ठीक है। डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इन्हें कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा बहुत सारे तो नहीं खा पाएगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत यहाँ शब्द देशज शब्द प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ हम वक्त समझ सकते हैं। क्या अर्थ हुआ? वक्त। वैसे भी पुराने लोगों से हम घर पे भी सुनते हैं, इतना सा तुम नहीं खा सकते हो, हम ये खा सकते थे, हम ऐसा कर लेते थे, इतना काम कर लेते थे। उसी प्रकार बदलू ने भी यही कहा कि तुम शहरी ठहरे इसलिए नाजुक हो, हम तो तुम्हारे जितने उम्र में थे तब इससे और भी ज़्यादा खा लेते। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? लेखक ने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, अर्थात कोई नया पेड़ फल देने लगा है, उस पेड़ के आम बहुत मीठे होंगे। सो लेखक को वो आम छांट कर जो हैं बदलू ने बड़े स्नेह से दिए हैं। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयाँ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। अब जब चूड़ियाँ देखकर लेखक की आंखें रज्जो की कलाई पर रुक गई तो बदलू की नज़र जो है वो लेखक पर थी। तो बदलू ने बहुत अच्छे से नोटिस किया कि लेखक क्या देख रहे हैं, और आगे बदलू अपनी बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि लाख की चूड़ियों का यही आखिरी जोड़ा था जो मैंने किसकी विवाह में बनाया था? जमींदार साहब। जमींदार साहब नाम सुनते ही हमें पता होता है कि बहुत ही पैसे वाले होते हैं, बहुत ज़मीन जायदाद के मालिक ये होते हैं। पर आगे जो बता रहा है बदलू वो क्या है? बहुत ही अधिक व्यथा दर्शाने वाली बात है। जो बदलू बता रहा है कि 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और यहाँ बदलू ने अपने स्वाभिमान का प्रतीक बना है। बदलू अपने स्वाभिमान को जगाते हुए कह रहा है कि 10 आने से तो क्या होगा, बदलू की मेहनत भी नहीं पोसा सकती। और इसीलिए बदलू ने बड़े स्वाभिमानी होकर जमींदार साहब को जवाब दिया कि मैं 10 आने में आपको ये जोड़ा लाख की चूड़ियों का नहीं दे सकता। आप ऐसा करिए, शहर जाइए और वहाँ से मनभावन चूड़ियाँ ले आइए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। समझने की बात है, यहाँ बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने हमें। अब देखो, मैंने आम लिए और थोड़ी देर पश्चात चलाया। बदलू से मिलकर लेखक चलाया। अब लेखक बड़े थे, लेखक में समझ थी, लेखक में वो बचपना नहीं था। इसलिए लेखक इस पाठ का संपूर्ण सार हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
की लेखक को प्रसन्नता हुई? किस बात की प्रसन्नता हुई? कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अर्थात लाख की चूड़ियों का काम बदलू को समय के अनुसार छोड़ना पड़ा था, पर लेखक का बदलू का स्वाभिमान ऐसा था जो लाख की चूड़ियों के समान मजबूत था। मन उसका मजबूत था और कांच की चूड़ियों के समान बदलू और बदलू का मन, स्वाभिमान, सब कुछ टूट जाने जैसा नहीं था। ये हमें कैसे पता चला? जब जमींदार को बदलू ने 2 आने में ही मना किया था ना, 2 आने में यह कहकर मना कर दिया, 10 आने, है ना, 10 आने में यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपनी चूड़ियाँ आपको नहीं दूंगा और आप क्या करिए, शहर से ले आइए। यहाँ आपका ये पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई है और कुछ प्रश्न अभ्यास दे रखे हैं, हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो चाव से क्यों जाता था? क्योंकि लेखक को वहाँ से जो लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती थी उसमें लेखक का बहुत आकर्षण था, इसलिए। और बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? क्योंकि लेखक के वहाँ के जो संगी साथी थे वो बदलू को बदलू काका कहते और उन सब बच्चों के साथ लेखक भी उन्हें बदलू काका कहता था। ठीक है। वस्तु विनिमय क्या है? हमने आपको बहुत अच्छे से जब चैप्टर समझाया तब समझाया कि वस्तु विनिमय क्या है। किसी एक वस्तु को लेने के बदले जब हमारे पास जो चीज वस्तु होती है बदले में पैसे न देकर, चलित मुद्रा न देकर उस वस्तु को दे दिया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो अभी विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मुद्रा। भारत की मुद्रा क्या कहलाती है? रुपया कहलाती है। ठीक है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया? तो हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कलाकारों की व्यथा की ओर, जो हाथ से कार्य करने वाले लोग थे उनकी व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? कांच की चूड़ियों का कांच की चूड़ियों का जो इनोवेशन था, मशीनी युग जो था, उसके बारे में लेखक के मन में बहुत बड़ी व्यथा थी बदलू के मन में बहुत बड़ी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग में बदलू के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उससे अपना पैतृक पेशा जो था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो पूरी तरह से छूट गया, छिन गया। अब कुछ कहानी से आगे का अर्थ इन प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कहानी से रिलेटेड तो होते हैं, संबंधित तो होते हैं, पर पूरी तरह से कहानी के कथानक में उनके उत्तर नहीं मिलकर हमने कहानी किस प्रकार से अच्छे से समझ ली है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पढ़कर देखते हैं। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा ना। जैसे हम पुष्कर जैसे शहर में रहते हैं, तो जब हम पुष्कर में जाते हैं या अजमेर में भी जो जिला उद्योग केंद्र है वहाँ पर भी कई बार बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई आती हैं, जिनमें हमें इतनी वैरायटी, इतनी बारीक कारीगरी, अगर हम लेने जाएं तो वो चीज़ महंगी मिलेगी और अगर हम सस्ती देखें तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, है ना। इस तरह से हमने चीज़ों को बिकते देखा है। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। क्या आपके मन में ऐसा कभी विचार आया? घर में कभी अपने मम्मा को कसीदाकारी करते हुए देखा तो क्या वो सीखने का विचार आया? जो
ऊन वगैरह से वंदनवार बनाई जाती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। क्या उसे सीखने का विचार आया? क्या कभी कुम्हार को चक्रा घुमा के मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा? तो क्या कभी ये लगा कि मैं एक छोटा सा बर्तन बना कर देखूं? अगर आई है तो आप उस विषय में आप एक पैराग्राफ 5 से 7 लाइनों में अपना उत्तर लिखिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है ना? एक तो राजस्थान सबसे बड़ा लाख के उद्योग के लिए प्रसिद्ध राज्य है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती है? हम राजस्थान का परिप्रेक्ष्य देखकर तो बता सकते हैं कि लाख से सजावट की वस्तुएं बनती है ना, जैसे हाथी घोड़े इनमें कांच आदि लगाकर बहुत सारी चीज़ें सजावट की लाख की बनती है। इससे वंदनवार वो भी सजावटी वाले चीज़ों में आते हैं, है ना। की चेन बनते हैं, चाबी के छल्ले जिसे हम कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। लाख के समान ही एक चपड़ी जो वस्तु आती है, पदार्थ आता है, वो सील करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके प्रश्नों के उत्तर। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इस कहानी से आगे, मतलब कहानी का कथानक जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ पर हमें क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उत्कंठा होती है चीज़ में। हमने यहाँ लाख की चूड़ियाँ पढ़ा तो क्या हमारे मन में ये प्रश्न आया कि चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियों के अलावा भी कुछ बनता होगा? और कुछ चीज़ें जो हमें सीखने के, कल्पना के, जैसे हमने यहाँ देखा कि लेखक जब बदलू के यहाँ जाता है तो बदलू बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करता है। कभी तो उन्हें मलाई खिलाता है, कभी आम खिलाता है, कभी अपने पास जो लाख होती है उससे रंग बिरंगी गोलियाँ बना कर देता है। तो ये प्रश्न है कि घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, आजकल सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स क्या होते हैं? एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड के साथ साथ जब हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं तो भाषा का डेवलपमेंट हम कितना अपने अंदर कर पाते हैं, इन सब के लिए या इस सारे स्किल बेस्ड ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, बिल्कुल भी अवॉइड कर देते हैं, ये सोच के कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। बात एग्ज़ाम में आने की नहीं होती है, बात जितना अधिक जिस भी भाषा को आप सीखते हैं उस भाषा में जितना अधिक आप सोचते हैं, जितने नए शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, उतना ही आपका शब्दकोश बढ़ता है, उतना ही आपकी लिखने का कौशल बढ़ता है, विचार का कौशल बढ़ता है। इसलिए इन प्रश्नों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो घर में मेहमान आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, लिख के देखिए। आप अपनी कॉपी में 5 से 7 लाइनों में इस आंसर को लिखिए। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? हमारी कल्पना शक्ति इससे बढ़ती है ना। हमें बुआ के घर जाना अच्छा लगता है, मामा के घर अच्छा लगता है, या कभी हमें मौका मिला तो हमें अपने दोस्त के घर जाना अच्छा लगेगा। वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? हर घर की अपनी दिनचर्या होती है। किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट खाना दोनों होता है, किसी के यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे होता है, किसी के यहाँ खाने का टाइम डायरेक्ट 10 बजे होता है, किसी के यहाँ बेड टी का प्रचलन होता है, किसी के यहाँ सुबह उठते ही सर्वप्रथम नहाना, योग करना, प्रार्थना करना, इस तरह की दिनचर्या होती है। तो जब हम इन चीज़ों को अटेंड करते हैं, लिखते हैं, तो हमारी लिखने की शैली, हमारी कल्पना करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, और इसीलिए ये प्रश्न फालतू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए, है ना। जनरली, और अगर हम कुछ नहीं तो हम कंस्ट्रक्शन होते हुए देखते हैं। पहले जो है मजदूर अपने हाथ से, फावड़े से जो है वो कंस्ट्रक्शन का सामान मिलाते थे। अब मशीन आ गई, तो जब फावड़े से मिलाते थे और एक दूसरे को तगारी पास करते हुए, ईंटें पास करते हुए सामान देते थे, तो 10 मजदूरों को रोजगार मिलता था। अब वही चीज़ें जब मशीन आ गई है, देखते हैं बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें एक मटकी के जैसा सा
हम क्या कह सकते हैं, पात्र होता है जिसके अंदर मसाला डाल के मिला लिया जाता है। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे रोजगारों का डेवलपमेंट तो है, कम समय में काम ज़रूर होगा, पर उसके जो नुकसान हैं वो क्या होंगे कि उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया जाता है। बाजार, अगला प्रश्न कह रहा है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। कौन से परिवर्तन कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सारे कलरफुल चीज़ें आजकल हमें लुभाने लगती है, पर उन कलरफुल चीज़ों में क्या होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उससे भी हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, हमारी कल्पना शक्ति का विकास होगा। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत करिए, तो इससे भी हमारी वाक्पटुता का भी डेवलपमेंट होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य करिए। क्लासेस लगती है तो अपने टीचर्स भी अगर ये चीज़ें नहीं कराते हैं तो उनसे भी आप फिर से इस बारे में बात करिए। जिन्हें हम फालतू छोड़कर, जिन प्रश्नों को हम पढ़ना भी उचित नहीं समझते हैं, वो प्रश्न हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, भाषा की बात, ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, कुछ बहुत अच्छे से कितना हमने गहन करा है इन चीज़ों को, इससे रिलेटेड है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और इसीलिए अब हम इस वीडियो को, इस कहानी को पूरा करते हुए यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच।